वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-12 इनकम टैक्सेस में करंट टैक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम 4 आइटम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेलिवेंट डेफिनेशंस, उसके बाद करंट टैक्स लाइबिलिटी या करंट टैक्स एसेट को रिकग्नाइज किस अमाउंट पर करना है। देन मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे कि हमें टैक्स रेट और टैक्स लॉज कौन से यूज़ करने चाहिए जब हम करंट टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं। और एंड में हम ब्रीफली इसकी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशन है, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कैलकुलेट करते हैं एज पर IFRS, उसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसके मुकाबले में एक और प्रॉफिट की टर्म है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल प्रॉफिट, या अगर लॉस आ जाए तो उसे टैक्स लॉस कहते हैं। इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड डिटरमिन्ड इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी अपॉन विच इनकम टैक्सेज आर पेएबल और रिकवरेबल। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के मुताबिक जो प्रॉफिट या लॉस की फिगर है, दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स लॉस। और IFRS या हमारे जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक जो प्रॉफिट और लॉस की फिगर है, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये सेम दोनों प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन रूल्स डिफरेंट हैं। IFRS के रूल्स के मुताबिक है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, और टैक्स रूल्स के मुताबिक है तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट है। अब इसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड की कैलकुलेशन है। तो बेसिकली किसी भी सिनेरियो में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर लेते हैं, उसमें वो इनकम्स जो टैक्स नहीं जिन पे लगना उनको लेस कर देंगे, जिन पे टैक्स लगना है लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस में शामिल नहीं है अकाउंटिंग के, उनको इंक्लूड कर देंगे। फिर ऐसी डिडक्शंस जो टैक्स वाले अलाउ नहीं करते उसको ऐड बैक कर देंगे, और जो वो अलाउ करते हैं उनको लेस कर देंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के दरमियान जो कैलकुलेशन का इम्पैक्ट है वो ये है कि जो चीज़ें अकाउंटिंग में अलाउड हैं लेकिन टैक्स में अलाउड नहीं है, उनको रिवर्स कर दें। और इसी तरीके से जो चीज़ें टैक्स में अलाउड हैं और अकाउंटिंग में हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई, तो इनको आप अब इनकॉर्पोरेट कर दें। तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। बेसिकली इसी टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर पे हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम की फिगर आ जाती है करंट टैक्स की। अब जब टर्म यूज होती है टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम, तो ये एग्रीगेट अमाउंट होती है जो इंक्लूड की जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और इसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों शामिल होते हैं। इस वीडियो के अंदर तो हम सिर्फ करंट टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक सब्सिक्वेंट वीडियो के अंदर हम डेफर्ड टैक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोनों का एक्सपेंस मिलाकर प्रॉफिट और लॉस के अंदर मेंशन किया जाता है। अब करंट टैक्स को जो डिफाइन किया गया स्टैंडर्ड में, वो ये किया गया कि इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेस पेएबल और रिकवरेबल, यानी अगर लाइबिलिटी है तो पेएबल, और अगर रिफंड मिलना है आपको तो फिर रिकवरेबल एसेट होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स लॉस फॉर अ पीरियड। तो यानी करंट टैक्स को डिफाइन किया गया एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो एक्सपेंस के अंदर भी जाता है। जब हम रिकग्निशन ऑफ करंट टैक्स लाइबिलिटी और एसेट की बात करेंगे, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि करंट टैक्स फॉर करंट एंड प्रायर पीरियड, ये ध्यान में रखना है कि जो करंट टैक्स है वो करंट ईयर से रिलेटेड भी होता है, और पिछले साल की भी अगर कोई एडजस्टमेंट हो, जैसे बाद का टैक्स की असेसमेंट चल रही होती है तो उसकी वजह से जो टैक्स की अमाउंट है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। और इसी तरह हमने जो एस्टिमेटेड अमाउंट को एक्रू किया होता है, तो उसमें अगर हमने ज़्यादा एक्रूवल कर दिया था तो उसका रिवर्सल है, या अगर हमने कम एक्रू किया था तो फर्दर एक्सपेंस हम जो बना रहे हैं इसे अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स कहते हैं, तो वो भी शामिल होगा। तो जितनी अमाउंट अनपेड है वो लाइबिलिटी है, और अगर आप कुछ अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो ऑब्वियसली उसे आप लाइबिलिटी शो नहीं करेंगे। तो जितनी अमाउंट अनपेड है उसे लाइबिलिटी शो करेंगे। और अगर ऐसा है कि जो अमाउंट ऑलरेडी आपने पे की है करंट और प्रायर पीरियड की, वो ड्यू अमाउंट से ज़्यादा है, तो जो एक्सेस है यानी जो एक्स्ट्रा है, लाइक हम कहते हैं कि जी हमारी जो अमाउंट ड्यू बनती है वो 500,000 है, जो हम ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं वो 600,000 है, तो 100,000 की जो अमाउंट है उसको हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा करंट टैक्स एक्सपेंस होता है करंट ईयर का, नेट ऑफ एडवांस टैक्स अगर कोई हो, तो वो हम लाइबिलिटी या एसेट के तौर पर शो करते हैं। एडवांस टैक्स ज़्यादा होगा तो एसेट शो हो जाएगा नेट, और अगर हमारी जो अमाउंट ड्यू है करंट टैक्स एक्सपेंस ज़्यादा है तो वो हमारी लाइबिलिटी के तौर पर प्रेजेंट हो जाएगा। जो अंडर ओवर प्रोविजन होती है पिछले सालों की, वो अमूमन सेटल्ड होती है, यानी उसमें अक्सर उसकी वजह से जो है ना वो लाइबिलिटी राइज नहीं हो रही होती, क्योंकि उसकी अगर हमारी जो पेमेंट निकली होती है एक्स्ट्रा तो हम पेमेंट कर चुके होते हैं। अगर कोई रिफंड
हमारा फाइनलाइज हुआ होता है तो वो हमें रिसीव हो चुका होता है। तो इसको ज़रा क्वेश्चन में केयरफुली देखना है कि अगर वो ऑलरेडी सेटल्ड है तो वो ये लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं बन रहा होगा, और अगर ऑलरेडी सेटल्ड नहीं है तो फिर लाइबिलिटी का हिस्सा बनेगा। मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो IAS 12 के मुताबिक करंट टैक्स लाइबिलिटीज और एसेट, चाहे वो करंट पीरियड से रिलेटेड हो या प्रायर पीरियड से रिलेटेड, उनको मैयर किया जाएगा उन रेट्स पर जो टैक्सेशन अथॉरिटीज की तरफ से हमें मिलना है, कि यूजिंग द टैक्स रेट एंड टैक्स लॉस दैट हैव बीन इनेक्टेड, यानी लॉ बन चुके हैं और सब्सटेंटिवली इनेक्टेड। यानी बाज़ ऐसा होता है कि फाइनेंस एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका होता है, अब उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन होने होते हैं, जो कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, और हमें कंफर्म होता है कि प्रेसिडेंट भी क्योंकि उसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं जिसकी गवर्नमेंट है, तो जो बजट या फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट किया गया है वो डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा बाय प्रेसिडेंट एज वेल। तो हम कहेंगे सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ पर जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड बनता है जिसको और आपको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज IAS 10। यानी अगर कोई टैक्स लॉ ईयर एंड के बाद इनेक्टमेंट होती है, या कोई टैक्स के रूल्स, टैक्स के रेट्स ईयर एंड के बाद चेंज होते हैं, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के बाद चेंज होते हैं, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट समझे जाएंगे। उनकी बेस पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर उनका इम्पैक्ट मटीरियल होगा तो IAS 10 के मुताबिक उनका नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट का डिस्क्लोजर तो दिया जाएगा अंडर IAS 10, लेकिन उनकी बेस पर आप अपने टैक्स की लाइबिलिटी और एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं करेंगे। जर्नल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले ईयर एंड पर हमें अप्रूवल रिकॉर्ड करना होता है टैक्स का। हमारा उस साल से रिलेटेड जितना टैक्स बनता है उसको हम टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कर देते हैं। तो क्योंकि जिस साल से रिलेटेड टैक्स होता है उसके बाद जाके रिटर्न फाइनलाइज होती है और फिर उसकी पेमेंट हो रही होती है, तो ईयर एंड तक हमने अमूमन पेमेंट नहीं की हुई होती। तो जब भी आपका ईयर एंड होगा तो उस पर आपने एक्रूवल रिकॉर्ड करना है। ये नॉर्मली क्योंकि टैक्स के रूल्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ध्यान से भी कैलकुलेशन की जाए तो अक्सर ये एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं और फाइनल असेसमेंट पर इन फिगर्स में कुछ इजाफा या कमी होती है। तो एक सिंपल एक्रूवल, एक्सपेंस डेबिट एंड लाइबिलिटी क्रेडिट का हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर जब फाइनल असेसमेंट होती है, ये यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हो चुकी होती हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में हम देखें तो ज़्यादातर कंपनीज का जो ईयर एंड है वो जून 30 है, तो कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना प्रेजेंट कर रही होती हैं विद इन 120 डेज। सो दिस दैट इज़ 21 दिन का उसमें नोटिस भी होता है। तो दैट इज़ समथिंग अराउंड सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्ट। लेकिन कंपनीज जब अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रही होती हैं तो वो दिसंबर एंड होता है। तो टैक्स रिटर्न के टाइम पर उनकी असेसमेंट कुछ फाइनलाइज हो रही होती है, चाहे इवन वो सेल्फ असेसमेंट हो या फिर उसके बाद जाकर टैक्स अथॉरिटीज उसको फाइनलाइज कर रही होती हैं। तो जब भी फाइनल असेसमेंट होती है तो हमें फिर पता चलता है कि एग्जैक्ट टैक्स की अमाउंट क्या थी। कभी वो अमाउंट जो है वो जो हमने सोची थी उससे ज़्यादा हो जाती है, यानी जो हमने अक्रूवल डाला था वो कम था, एक्चुअल पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है। हमने एक एक्सपेंस बनाया था 100,000 का, लेकिन एक्चुअल जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो 110,000 की करनी पड़ रही है। तो फाइनल असेसमेंट में 10,000 ज़्यादा अब हैं, यानी अंडर प्रोविजन थी हमारी तरफ से, एक्सपेंस अंडर प्रोवाइडेड था। तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने से अंडर प्रोवाइडेड था 10,000, उतने से एक्सपेंस और लाइबिलिटी को बढ़ा दें। इसी तरीके से इसका अपोजिट देखते हैं तो ओवर प्रोविजन भी हो सकती है, कि हो सकता है कि हमने 100,000 का एक्सपेंस एक्रू किया हो और फाइनल असेसमेंट पे पता चले कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो 95,000 बनती है, तो हमें 5,000 से जो एक्रूवल है उसको रिवर्स कर देना चाहिए, तो करंट टैक्स पेबल और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर जब पेमेंट करते हैं हम तो पेमेंट के टाइम पर लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है करंट टैक्स पेबल की, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सिंपल एंट्रीज हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसकी बेस पर आप जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, आप लेजर अकाउंट्स भी बना सकते हैं। जो करंट टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से रिलेट करता है, करंट ईयर की फिगर और प्रायर ईयर की फिगर। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो इट इज़ टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट, और पिछले साल से रिलेटेड अंडर या ओवर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन होगी तो ऐड कर देंगे और ओवर प्रोविजन होगी तो लेस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आ जाती है। तो करंट टैक्स से रिलेटेड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।